हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 12 मई और आज की इस वीडियो में हम 12 मई से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस देश की सिनोफार्म कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी है? तो ये जो वैक्सीन है कोविड-19 की, जिसका नाम है सिनोफार्म, इसे डेवलप किया गया है चाइना के द्वारा। ये वही चाइना है जिसने कि पूरी दुनिया को कोरोना दिया है और इसी के द्वारा ये जो कोविड-19 वैक्सीन तैयार की गई है, जिसका नाम सिनोफार्म है, इसे मंजूरी दे दी है WHO ने। और इसी के साथ ये चाइना की पहली ऐसी कोरोना वैक्सीन बन गई है जिसे WHO के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। हेडक्वार्टर स्थित है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधानोम। अब यदि हम बात करें चाइना की, तो इसकी कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। ये जो आप देख रहे हैं वुहान, इसी वुहान शहर से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी। और यही आप देख सकते हैं, यहाँ बह रही है यांगची रिवर। यांगची रिवर जो कि चाइना में प्रवाहित होती है और ये एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी रिवर है। ये तो है सबसे लंबी रिवर। एशिया की दूसरी सबसे लंबी रिवर ये कौन सी है? तो ये है हुआंगहो रिवर, जिसे आप पीली रिवर या येलो रिवर के नाम से जानते हैं। इसका जो उद्गम है ये इसी कुल्लुन माउंटेन से होता है। तकला मैदान मरुस्थल, ये है गोबी का मरुस्थल। अच्छा, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि चाइना का जो एक अनियंत्रित रॉकेट था, इसका मलबा कहाँ आकर के गिरा है? तो ये मालदीव के पास जो इंडियन ओशन है, यहाँ आकर के गिर गया है। और अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट का गार्बेज ये जमा हो रहा है, जिसे आप डेब्रिस कहते हैं, इसे हटाने के लिए चाइना के द्वारा एक सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा। एक जाल तरह का होगा ये, इसका नाम क्या है? नियो 01। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में DCGI इसकी फुल फॉर्म बनती है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो DCGI ने कोविड-19 के उपचार के लिए 2G नामक दवा को मंजूरी दी है। सवाल ये है कि इस दवा को किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये जो 2G नामक दवा है, इसे DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है। हालांकि दो नाम आप याद रखेंगे, DRDO और डॉक्टर रेड्डीज़। ये डॉक्टर रेड्डीज़ वही है जो कि चाइना की कोरोना वैक्सीन है स्पुतनिक 5, इसका डेवलपमेंट कर रही है भारत में। तो DRDO और डॉक्टर रेड्डीज़, इन दोनों ने ही मिलकर के 2G नामक दवा को मंजूरी दी है। अब ये 2G है क्या? तो इसकी फुल फॉर्म बनती है डीऑक्सी डी ग्लूकोज। तो ग्लूकोज, जैसे आप लोग पानी में ग्लूकोज घोल के पीते हैं, सेम उसी तरह का आप कह सकते हैं एक दवाई है, या आप कह सकते हैं एक तरह का पाउडर है। अब ये पाउडर ये क्या काम करेगा? तो देखिए, आप लोग देखते होंगे कि कोरोना पेशेंट जिसकी बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है, मतलब कि जब फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता और उसे वेंटिलेटर में ले जाया जाता है, कई बार हालत और ख़राब हो जाती है तो उसकी डेथ भी हो जाती है। इसका रीज़न ये है कि कोरोना वायरस का जब इन्फेक्शन बॉडी में बढ़ जाता है तब ये सारी परेशानी आती हैं। तो ये जो डीऑक्सी या आप कह सकते हैं 2DG है, 2DG पाउडर, ये क्या करेगा कि इसे पानी में मिला कर के पीना है सेम ग्लूकोज की तरह। और ये क्या करेगा कि बॉडी में जिस सेल्स में भी इस वायरस का इन्फेक्शन बढ़ रहा है, ये इसे बढ़ने से रोकेगा। और भारत सरकार इसे काफ़ी प्रमोट भी कर रही है कि लोग इसका इस्तेमाल करें। तो सवाल ये है कि किसके द्वारा डेवलप किया गया है? DRDO के द्वारा। डॉक्टर रेड्डीज़ के साथ मिलकर के ये डेवलप किया गया है। DRDO की स्थापना 1958 में हुई। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी। DRDO से ही रिलेटेड कुछ करंट के क्वेश्चन हैं, जैसे कि सिंधु नेत्र सैटेलाइट, देश की पहली मशीन पिस्तौल अस्मी, एंटी रेडिएशन मिसाइल जिसका नाम है रुद्रम, इन सभी का ट्रायल DRDO के ही द्वारा किया गया है। साथ ही देश के पहले एयर ड्रॉप कंटेनर सहायक NG, ये भी DRDO ने ही डेवलप किया है। CRPF के जवानों के लिए रक्षिता, जो कि एक बाइक एम्बुलेंस है, ये भी DRDO के द्वारा ही डेवलप की गई है। अगला क्वेश्चन है, सऊदी अरब ने हाल ही में भारत और किस देश से मसले सुलझाने के लिए वार्ता का आह्वान किया है? तो आप सभी जानते हैं कि भारत का सबसे ज़्यादा जो मसला है, विवाद है, ये किस देश के साथ होता है? पाकिस्तान के साथ। तो इन्हीं दोनों देशों के बीच जो विवाद है, विवाद मेनली किसके लिए है? कश्मीर वाले मुद्दे के लिए। तो इस पर एक वार्ता का आयोजन, या आप कह सकते हैं एक तरह का मीटिंग आयोजित करवाना चाहता है सऊदी अरब। तो हाल ही में हुआ क्या है कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, ये सऊदी अरब की यात्रा पर गए थे। और क्यों गए थे? तो रीज़न सभी को पता ही है। पाकिस्तान की कंगाली किसी से छुपी नहीं है।
ये दिन ब दिन गरीब होता जा रहा है, पहले से ही गरीब था लेकिन और कर्ज के नीचे दब चुका है। जैसे कि इसने काफ़ी सारे देशों से लोन लिया था, सबसे ज़्यादा इसे चाइना पाल रहा था। तो चाइना इसने तो लोन दे दिया लेकिन अब ये अपनी कीमत को वसूल रहा है, मतलब कि इसने जो पैसा दिया है इसकी ये डिमांड कर रहा है कि अब हमें चाहिए। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, ये कर्ज चुकाने के लिए कर्ज लेने गए थे, मतलब कि जिस देश से कर्ज लिया है इसे चुका सकें, इसलिए ये सऊदी अरब की यात्रा पर गए थे, एक तरह से भीख मांगने आप कह सकते हैं। तो सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं इन्होंने कहा कि हाँ, हम आपको पैसा दे देंगे लेकिन आपको इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता देनी होगी। तो ये काफ़ी सारी बातें हैं जो कि निकल कर के सामने आई थी। एग्जैक्ट क्या बातें हुई हैं ये तो अभी बाहर नहीं आई है। तो माना ये जा रहा है कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के द्वारा ही सऊदी अरब से ये रिक्वेस्ट की गई है कि आप हमारे इंडिया के साथ जो संबंध थे ये फिर से नॉर्मल करवाने में हेल्प कीजिए। अब रीज़न क्या है, तो देखिए जब भारत पाकिस्तान के बीच जो वाद विवाद हुआ था इसके बाद दोनों देशों के बीच ट्रेड बंद कर दिया गया था। तो भारत को तो उस समय भी फ़र्क नहीं पड़ता था और ना अब फ़र्क पड़ता है, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा यदि कोई प्रभावित हुआ है तो ये हुआ है पाकिस्तान। तो ऐसे में इस कर्ज से निपटने के लिए और संबंधों को बहाल करने के लिए फिर से ये हेल्प मांग रहा है सऊदी अरेबिया से। तो यदि हम बात करें सऊदी अरब की, अब यदि हम बात करें पाकिस्तान की, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये पाकिस्तान का है और ये जो पूरा वाद विवाद है जम्मू कश्मीर को लेकर के है, जिस पर सऊदी अरब दोनों देशों के बीच एक वार्ता का आयोजन करना चाहता है। और ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं, इस हिस्से को आप कह सकते हैं कि यहाँ से चाइना और पाकिस्तान के बीच एक तरह के इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। और ये वाला हिस्सा है जम्मू कश्मीर का, जिस पर दोनों ही देशों की नज़र है, चाहे वह चाइना हो चाहे वह पाकिस्तान हो, लेकिन सबसे ज़्यादा इस पर नज़र डाले हुआ है पाकिस्तान। यदि आप लोगों को याद होगा तो भारत और चाइना का जो युद्ध हुआ था, इससे क्या परिणाम निकल कर आया था, ये जो आक्साई चीन है ये चाइना के हिस्से में चला गया था। हालांकि मैप में ये वाला हिस्सा यदि हम भले ही हम इंडिया में दिखाते हैं लेकिन इस पर पाकिस्तान का कब्जा है। अगला क्वेश्चन है, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन जो कि मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं और ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। ये जो ग्रैंड प्रिक्स है ये एक तरह की फार्मूला 1 कार रेस है। तो स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स में टॉप पर तो है लुइस हैमिल्टन, दूसरे स्थान पर हैं नीदरलैंड के मैक्स वर्स्टैपन जो कि रेड बुल के ड्राइवर हैं, और तीसरे स्थान पर है वॉल्टरी बोटास जो कि फिनलैंड से बिलोंग करते हैं और ये भी मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं। हाल ही में मतलब कि 2021 में जितनी भी ग्रैंड प्रिक्स रही है इसमें से प्रमुख है पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स, ये लुइस हैमिल्टन ने जीती है। एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपन ने, और बहरीन ग्रैंड प्रिक्स ये भी लुइस हैमिल्टन ने जीती है। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स की यदि हम बात करें तो देखिए स्पेन जो कि एक यूरोपीय कंट्री है, इसकी कैपिटल है मैड्रिड, करेंसी है यूरो। और स्पेन और इधर आप यदि देखेंगे तो ये है मोरक्को जो कि अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। स्पेन और मोरक्को इन दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है जिब्राल्टर स्ट्रेट, जिसके माध्यम से यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप अलग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एलिफेंट इन द बॉम्ब किताब लॉन्च हुई है, किसके द्वारा लिखी गई है? यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, इसे मैं PDF में मॉडिफाई कर दूंगी। तो ये किताब अभी हाल ही में लिखी गई है अभिनेत्री कल्की कोचलिन के द्वारा, और इनके द्वारा लिखी गई ये पहली किताब है। अब यदि हम बात करें शशि थरूर की, तो हाल ही में इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर, जो कि नरेंद्र मोदी जी पर बेस्ड है। जबकि एक किताब है जो कि शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है, इसका नाम है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, और ये किस पर बेस्ड है? ये है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर बेस्ड। यदि हम बात करें प्रियंका चोपड़ा की, तो कुछ समय पहले ही इनके द्वारा एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम है अनफिनिश्ड, और ये जो अनफिनिश्ड किताब है ये लॉन्च होने के बाद ही मतलब कि 24 घंटे के भीतर ही US की नंबर 1 सेलिंग किताब बन गई थी। सुरेश रैना जो कि एक क्रिकेटर है, हाल ही में इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है बिलीव वॉट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, और ये कुछ प्रमुख 5 किताबें हैं जो कि आप लोगों को PDF में मिल जाएंगी। ये भी हाल ही में लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन है, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ मतलब कि अप्रैल मंथ के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसने जीता है? तो आप सभी जानते हैं ICC के द्वारा एक नए कैटेगरी में अवार्ड दिया जा रहा है प्लेयर ऑफ द मंथ की कैटेगरी में। तो जनवरी में यह अवार्ड जीता था ऋषभ पंत ने, फरवरी में जीता था रविचंद्रन अश्विन ने, मार्च के लिए जीता था भुवनेश्वर कुमार ने, और अब अप्रैल के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है पाकिस्तान के क्रिकेटर बाबर आजम ने। यदि हम बात करें ICC की यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। हेडक्वार्टर स्थित है दुबई UAE में। इसी दुबई में दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित झूला ये ओपन किया गया है, और
इसके जो अध्यक्ष हैं ये है ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। CEO है मनु साहनी। हाल ही में किस अभिनेता को न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है? तो ये दिया गया है अभिनेता अनुपम खेर को। हाल ही में इनकी एक शॉर्ट फिल्म है जिसका नाम है हैप्पी बर्थडे, जो कि रिलीज़ हुई। इसमें इनके श्रेष्ठ अभिनय के लिए इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इस शॉर्ट फिल्म के जो डायरेक्टर हैं इनका नाम है प्रसाद कदम। यदि हम बात करें अनुपम खेर की, तो हाल ही में इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है योर बेस्ट डे इज़ टुडे। यदि हम बात करें रजनीकांत की, तो इन्हें हाल ही में 51 दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जबकि इससे पहले सम्मानित किए गए थे अमिताभ बच्चन जी। यदि हम बात करें गुनीत मोंगा की, जो कि भारत की प्रसिद्ध डायरेक्टर हैं, हाल ही में इन्हें फ्रांस के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, डक बिल्ड डायनासोर की एक नई प्रजाति जिसका नाम रखा गया है यामाटोसॉरस इजानागी, इसकी खोज किस देश में की गई है? तो डक बिल्ड डायनासोर की एक नई प्रजाति है जो कि हाल ही में खोजी गई है जापान में। और इस खोज से हाइड्रोसॉर प्रवास के बारे में नई जानकारी का पता चलता है कि ये जो जानवर थे ये एशिया से उत्तरी अमेरिका में चले गए थे, क्योंकि जापान ये तो अभी एशिया महाद्वीप में है और इसी से ये जो जानवर हैं इनकी प्रजाति धीरे धीरे उत्तरी अमेरिका में जाकर के शिफ्ट हो गई थी। यदि हम बात करें जापान की, जापान से रिलेटेड 4 प्रमुख द्वीप हैं, क्यूशू, शिकोकू, होन्शू और हकाइडो, जिसमें कि जापान की जो कैपिटल है जिसका नाम है टोक्यो, ये इसी होन्शू द्वीप पर स्थित है। जापान की करेंसी है येन और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं योशिहिदे सुगा। ये जो आप देख रहे हैं ये है माउंट फुजी, जो कि जापान का एक प्रमुख पर्वत है। इसी पर्वत के नाम पर हाल ही में जापान का एक सुपर कंप्यूटर है जो कि दुनिया का टॉप सुपर कंप्यूटर बन गया है, जिसका नाम है फुकागू। ये इसी पर्वत के नाम पर रखा गया है। और जापान के द्वारा अंतरिक्ष में बढ़ते हुए कबाड़ को देखते हुए इसने 2023 तक लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च करने का फैसला किया है। हाल ही में जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज़ किया गया था, इसमें टॉप पर है जापान। इंडिया की रैंकिंग है 84। कल मैंने आप लोगों को बताया था नाओमी ओसाका के बारे में। नाओमी ओसाका, जिन्हें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में वुमेन प्लेयर ऑफ द अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये इसी जापान से ही बिलोंग करती हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 2045 तक नेट ज़ीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य रखा गया है जर्मनी के द्वारा। अब ये नेट ज़ीरो क्या है? तो नेट ज़ीरो कार्बन आप कह सकते हैं। तो काफ़ी सारे देश हैं, लगभग हर देश कार्बन रिलीज़ करते हैं, जिससे कि जो ओजोन परत है इसमें धीरे धीरे छेद होते जा रहा है। और आप कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या ये इसी का एक प्रमुख कारण है। तो नेट ज़ीरो कहने का सिंपल सा मतलब है कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई भी देश कार्बन का उत्सर्जन करना ही बंद कर दे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो नेट ज़ीरो कहने का मतलब है कि जितनी मात्रा में उस देश ने कार्बन रिलीज़ किया है उतनी ही मात्रा में वो उसे कवर कर ले। मतलब कि मान लीजिए भारत के द्वारा इस मात्रा में, मैं सिंपली आप लोगों को बता रही हूँ, इस मात्रा में यदि कार्बन का उत्सर्जन किया गया है तो इतनी ही मात्रा में यदि वे उसे कवर करें, कैसे कवर कर सकते हैं? पेड़ पौधे लगा करके, ग्रीनरी को बढ़ावा दे करके, उतनी ही मात्रा में यदि इसे कवर कर लिया जाता है तब इसे नेट ज़ीरो उत्सर्जन कहा जाता है। तो जो जर्मनी है इसने 2045 तक नेट ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है, ताकि किसी भी तरह से ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में ये हेल्प कर सके और क्लाइमेट चेंजेस की समस्या से निपटा जा सके। इसके लिए काफ़ी सारे देश हैं जो कि अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। यदि हम बात करें जर्मनी की, जो कि एक यूरोपीय कंट्री है, इसकी कैपिटल है बर्लिन, करेंसी है यूरो। यहाँ की जो चांसलर है इनका नाम है एंजेला मर्केल। हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें कि जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ये है टॉप पर। भारत की तरफ से जो निर्मला सीतारमण जी है, जो कि यहाँ की वित्त मंत्री हैं, ये इसमें 41वें नंबर पर रही हैं। और जर्मनी में स्थित है ब्लैक फॉरेस्ट। इसी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है डेन्यूब रिवर। जैसे कि यूरोप की सबसे लंबी रिवर है वोल्गा रिवर, तो डेन्यूब रिवर ये यहाँ की दूसरी सबसे लंबी रिवर है, जो कि जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और बहती हुई ये आकर के ब्लैक सी यानी कि काले सागर में आकर के मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने गाँव में डोर टू डोर स्क्रीनिंग ड्राइव शुरू करने का फैसला किया है? तो कोरोना वायरस का जो संक्रमण है ये धीरे धीरे गाँवों में भी फैलने लगा है, गाँवों में दस्तक दे भी चुका है। तो इसके लिए गाँव के लोगों को इससे सुरक्षित करने के लिए हाल ही में जो हरियाणा गवर्नमेंट है इसने डोर टू डोर यानी कि दरवाजे से दरवाजे में जा करके गाँवों में स्क्रीनिंग ड्राइव शुरू करने का फैसला किया है। यदि हम बात करें हरियाणा की, तो इसकी राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य, नेशनल पार्क है कलेसर और सुल्तानपुर। हाल ही में
जो एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक रिलीज़ किया गया, इसमें हरियाणा टॉप पर है और हाल ही में यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर की समस्या से निपटने के लिए ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में जो ओडिशा गवर्नमेंट है, इसके द्वारा मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार दिया जाएगा। ये मनोज दास ये कौन थे? तो ये ओडिया के प्रसिद्ध लेखक थे। तो इन्हीं की स्मृति में ये जो अवार्ड है, ये हर साल अंग्रेजी साहित्य में योगदान के लिए दिया जाएगा ओडिशा के साहित्यकारों को, और इसके अंतर्गत 10 लाख रुपए की राशि प्रोवाइड कराएगी ओडिशा गवर्नमेंट। तो यदि हम बात करें ओडिशा की, तो इसकी राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है कलिंगा स्टेडियम और लिंगराज मंदिर। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, राज्यपाल है गणेशी लाल। लोकसभा सीटें आती हैं 21, राज्यसभा सीटों की संख्या 10, विधानसभा सीटें आती हैं 147। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि बात की जाए तो सिमलीपाल और भीतरकनिका नेशनल पार्क, ये दोनों ही स्थित है ओडिशा में ही। इसके अलावा ओडिशा में स्थित है राउरकेला। इसी राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ये बनने जा रहा है, जिसमें की बैठक क्षमता होगी 20,000 लोगों की। साथ ही इसी भुवनेश्वर में भारत का पहला फायर पार्क ये स्थापित किया गया है। ओडिशा की कंधमाल हल्दी, इसे भी जीआई टैग प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अस्पतालों को ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए संजीवनी वाहन ऑक्सीजन ट्रक लॉन्च किए हैं? तो जैसे कि आप लोगों को याद होगा, तो हाल ही में हरियाणा में ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की गई थी। सेम इसी तरह आप कह सकते हैं कि इस ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत से निपटने के लिए जो झारखंड गवर्नमेंट है, इसने संजीवनी वाहन ऑक्सीजन ट्रकों को लॉन्च किया है और इन ट्रकों को अलर्ट मोड पर रखा गया है, ताकि किसी भी हॉस्पिटल को यदि इन ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है तब ये तुरंत ही उसे पहुंचा सकें। तो यदि हम बात करें झारखंड की, तो इसकी राजधानी है रांची और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू। यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क है जिसका नाम है बेतला नेशनल पार्क। इसके अलावा कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि चुनावी बॉन्ड में दानकर्ताओं का नाम जारी करने वाला भारत का पहला राज्य ये भी झारखंड ही बन गया है। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर था रशिया। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, असम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका जो भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।